मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 7th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, भाषा, व्याकरण और लिपि। पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न, यानी पिछली कक्षाओं में जो हमें ज्ञान मिला है उससे संबंधित कुछ प्रश्न किए हैं। जैसे पहला क प्रश्न है, किसी भी भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी किससे मिलती है? तो किसी भी भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। सेकंड क्वेश्चन, मोबाइल द्वारा बातचीत करना भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? तो मोबाइल द्वारा जब हम बातचीत करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ग, पुस्तक पढ़ना तथा पत्र लिखना भाषा के किस रूप के उदाहरण हैं? तो पुस्तक पढ़ना तथा पत्र लिखना लिखित भाषा के उदाहरण हैं। जिस भाषा को हम अपने परिवार से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा को हम अपने परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। पाठ परिचय। भाषा, भाषा के प्रकार, मौखिक तथा लिखित। भाषा के अन्य रूप, सांकेतिक भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, भारतीय भाषाएं, मानक भाषा, लिपि, बोली और भाषा में अंतर, हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं तथा बोलियां, साहित्य, व्याकरण। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा मानव मुख से उच्चरित ध्वनि है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। इसके लिए ध्वनि प्रतीकों की सहायता ली जाती है। इन ध्वनि प्रतीकों में शब्द व्यवस्थित रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिनकी सहायता से बोलने वाला या लिखने वाला अपने विचारों को प्रकट करता है तथा सुनने वाला या लिखने वाला उन विचारों को ग्रहण करता है। वस्तुतः भाषा के दो पक्ष हैं, अभिव्यक्ति और ग्रहण। अतः मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने या ग्रहण करने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, इसका मुख्य पक्ष अभिव्यक्ति ही है। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। नीचे दिए गए चित्र हैं, उन्हें समझना है। अध्यापक बोलकर समझा रहे हैं, तो जब अध्यापक जी बोल रहे हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप हो गया। विद्यार्थी पढ़कर समझ रहे हैं, जब लिखा हुआ कुछ है उसको पढ़ते हैं तो वे लिखित भाषा का रूप होता है। बालक पत्र लिखकर अपने भाव प्रकट कर रहा है, ये भी लिखित भाषा का उदाहरण है। नेताजी बोलकर भाषण दे रहे हैं, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर तथा सुनकर मन के भाव तथा विचार परस्पर प्रकट किए जाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे रेडियो पर गीत सुनना, टीवी सीरियलों पर कलाकारों को बोलते हुए देखना और सुनना आदि। लिखित भाषा, जब हम लिखकर तथा पढ़कर मन के भाव तथा विचार परस्पर प्रकट किए जाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना तथा पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, कहानी लिखना आदि। लिखित भाषा का महत्व, लिखित भाषा का प्रयोग मानव ही करता है। सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने जो संदेश दिए थे उन्हें हम आज भी ग्रहण कर सकते हैं। भाषा का लिखित रूप ही एक ऐसा साधन है जो विश्व के किसी भी कोने में स्थित हमारे सगे संबंधियों तथा वांछित व्यक्तियों तक हमारे विचार पहुंचाती है। भाषा का आरंभ में मनुष्य संकेतों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता था। धीरे धीरे मौखिक भाषा का आरंभ हुआ, संकेत शब्दों में परिवर्तित होते चले गए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण मानव अपनी भाषा को भी वहां ले गया। इस प्रकार भाषाओं के शब्दों में परिवर्तन हुआ और शब्दों का आदान प्रदान होने लगा। अपने भावों तथा विचारों को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए मानव ने लिखित भाषा का विकास किया। भाषा के अन्य रूप, सांकेतिक भाषा, प्राचीन काल में मानव अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए संकेतों का सहारा लेता था, जैसे हाथ के इशारे से आने या जाने का संकेत करना। आज भी हम चौराहे पर खड़े सिपाही या रेलवे गार्ड को देख सकते हैं जो हमारे निश्चित संकेतों के माध्यम से चलने या रुकने का निर्देश देते हैं, किंतु यह हमारे भावों को पूर्णतः स्पष्ट नहीं करता है। इसीलिए भाषा के इस रूप को व्याकरण में मान्यता प्रदान नहीं की गई है। मातृभाषा, भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने आसपास के परिवेश से और परिवार में रहकर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जिस प्रकार पंजाबी परिवार में जन्म लेने वाला बालक सबसे पहले पंजाबी भाषा बोलना सीखता है, उसी प्रकार मराठी परिवार में जन्म लेने वाला बालक सबसे पहले मराठी बोलना सीखता है। भारतीय भाषाएं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। इसमें संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं निम्नलिखित हैं: हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, बांग्ला, मणिपुरी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, असमिया,
ओडिया, मलयालम, मराठी, सिंधी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, उर्दू, नेपाली, संथाली और संस्कृत। हिंदी राजभाषा व राष्ट्रभाषा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। अतः 14 सितंबर को प्रतिवर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के अधिकांश लोग इसी के माध्यम से अपने समस्त कार्य करते हैं, जिसके कारण हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्यों में शासन और शिक्षा की भाषा के रूप में प्रचलित है। हिंदी का मानक रूप। हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, अतः इसके प्रयोग में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी थी। इसीलिए इसमें एकरूपता लाना अति आवश्यक समझा गया। इस दृष्टि से हिंदी को मानक बनाने का कार्य किया गया। आज भाषा का मानक रूप ही सभी भारतवासियों द्वारा अनुकरणीय है, अतः हमें भाषा का मानक रूप ही अपनाना चाहिए। भाषा में एकरूपता लाने के लिए विद्वानों तथा शिक्षा शास्त्रियों द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई उसे मानक भाषा कहा गया है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के अनेक रूप प्रचलित हैं, किंतु ऐसे में जब उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाए तो उस वर्ण को या शब्द को मानक रूप कहलाता है। जैसे अमानक रूप और ये मानक रूप है। जैसे आई, ये आई जबकि मानक रूप में आई ये वाला मान्यता है। दंड, इसमें दंड अनुस्वार के रूप में लगाया गया है। झ, ये वाला झ। चाहिए, हुआ। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी। संयुक्त वर्ण पाई हटाकर, गुंडी को आधा कर तथा हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे कच्चा, पाई हटाकर, पक्का, गुंडी आधा करके, चिन्ह हलंत लगाकर। कारक चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक करके तथा सर्वनाम शब्दों से मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे रोहित ने, उसके, उसने, उसके। अव्यय पृथक लिखे जाएंगे। जैसे आपके बाद वहाँ तक। श्री, जी आदि भी अलग अलग लिखे जाएंगे। जैसे श्रीमान, शर्मा जी आदि। री, ली का हिंदी में प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। कुछ शब्दों के दोनों मानक रूप माने जाएंगे। जैसे गर्मी, ठीक है, दर्जी आदि। शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है। जैसे विद्वान, अर्थात सन आदि। संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएगी। जैसे खा चुका है, सो रहा था आदि। तत्सम शब्दों में 3 व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट दी गई है। जैसे अर्ध आदि। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाएगा। जैसे दौड़कर, खाकर आदि। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में यह व वह की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया गया है। जैसे गई, नई, हुआ, किए आदि। नई, हुआ, किए आदि मानक रूप हैं। जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ वह यह ही रहेगा। जैसे स्थायी, दायित्व आदि में यह के स्थान पर ई नहीं आएगा। ठीक है। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। अनुस्वार व अनुनासिका यानी अनुस्वार व चंद्रबिंदु दोनों का प्रयोग होगा। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा व चंद्रबिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, अतः बिंदु अनुस्वार लगाया जा सकता है। जैसे मैं, अन्यंत्र चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। क, ख, ग, ज, फ में से अधिकांश आगत ध्वनियाँ हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई है। केवल ज, फ अभी भी प्रयोग में है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है। लिपि, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जिनकी भिन्न भिन्न लिपियां हैं। भारत में भी कई भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि अलग अलग है। जैसे
संस्कृत और हिंदी की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, मराठी की देवनागरी लिपि है, कोंकणी की देवनागरी लिपि है, नेपाली की देवनागरी लिपि है, जर्मन की रोमन है, फ्रांसीसी की रोमन है, बंगाली की बांग्ला है। मौखिक भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह अंकित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा की ध्वनियाँ और वर्ण अलग होते हैं, उसी प्रकार उसकी लिपि भी अलग होती है। बोली, किसी भी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली शब्दावली को बोली कहते हैं। बोली का प्रयोग बोलचाल के रूप में किया जाता है। प्राय बोलियों का लिखित रूप नहीं होता है। बोलियों में साहित्य की रचना भी नहीं होती है, परंतु कुछ बोलियों में लोक साहित्य रचा जाता है। अतः बोली विकसित होने पर उपभाषा का रूप ले लेती है। हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं व बोलियां: पश्चिमी हिंदी, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, जोधपुरी, जयपुरी। बिहार हिंदी, बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचली। भाषा और बोली में अंतर: भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है। भाषा का अपना लिखित साहित्य होता है। बोली का प्रयोग साहित्य रचना में नहीं किया जाता है। भाषा बोली का ही विकसित रूप है। बोली में लोकगीत व लोक कथाओं की रचना होती है। व्याकरण, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें किसी भी भाषा के शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने व शुद्ध बोलने का पता चलता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के बिना असंभव है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त। वर्ण, शब्द और वाक्य। फिर शब्द के हैं शब्द स्तर पर और पद स्तर पर। व्याकरण के प्रमुख 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के रूपों के ज्ञान, प्रकार, उच्चारण व लिखने की विधि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, रूप तथा बनावट आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों की रचना, भेद, उनके संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग करने की रीति और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। साहित्य, किसी भी भाषा के ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। प्रत्येक भाषा के विद्वानों द्वारा जो ज्ञान लिपिबद्ध कर सुरक्षित किया गया है उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य के रूप, मूल रूप से साहित्य की रचना 2 रूपों में की गई है: गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य, जब हम अपने विचारों को साधारण रूप में लिखकर प्रकट करते हैं जिसे आसानी से पढ़कर समझा जा सके, उसे गद्य साहित्य कहते हैं, जैसे कहानी, नाटक, पत्र, उपन्यास आदि। पद्य साहित्य, जब हम अपने विचारों को काव्य रूप, कविता में लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे पद्य साहित्य कहते हैं, जैसे गीत, दोहा, छंद, कविता आदि। अब हम मुख्य बिंदु दोहराएंगे। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। मुख से उच्चरित भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करने तथा पढ़कर समझने के लिए प्रयुक्त भाषा लिखित भाषा कहलाती है। संकेत द्वारा भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। अपने परिवार से सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। जिस भाषा में राजकीय कार्य तथा शासन संबंधी कार्य किए जाते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ध्वनियों और वर्णों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। शिक्षाविदों तथा विद्वानों द्वारा भाषा का स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा के नियमों का ज्ञान व्याकरण से होता है। व्याकरण के 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। अब हम बच्चों क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर है भाषा वाला, उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप है, लिखिए। ठीक है, आप लोग भी बुक में से क्वेश्चन उतार लीजिए, मैं आंसर लिखवा रही हूँ आपको। पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने
अभिव्यक्त करने या ग्रहण करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? अपनी मातृभाषा लिखिए। भाषा, मातृभाषा भाषा का वह रूप है, भाषा का वह रूप है जिसे बालक सबसे पहले अपने आसपास के परिवेश से और परिवार में रहकर सीखता है। और परिवार में रहकर सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लिपि किसे कहते हैं तथा व्याकरण से हम क्या सीखते हैं? भाषा को लिखने का ढंग, लिपि कहलाता है तथा व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम
किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके चारों क्वेश्चन के आंसर हैं। आप सबको ये वर्क नोटबुक में करना है। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उचित बहुविकल्पी पर राइट का निशान लगाइए। पहला है, भाषा के मुख्यतः कितने पक्ष हैं? तो भाषा के 2 पक्ष हैं बच्चों, मौखिक और लिखित। तो हम क्या का आंसर लिखेंगे? 2 पे टिक कर देंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट है ख, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया? हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है ना, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इसे भी आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चों अपना गए। किसी भी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली शब्दावली को कहते हैं। ठीक है, गए का होगा बोली, किसी भी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली। ठीक है ना, शब्दावली को बोली कहते हैं। गद्य और पद्य किसके 2 रूप हैं? तो साहित्य के, साहित्य के। ये भी आपका हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। बोली विकसित होने पर भाषा का रूप ले लेती है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, अब हम 3rd वाला देखेंगे। 3rd का क वाला, भाषा शब्द की उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष धातु से हुई है। नेक्स्ट, सेकंड है, बोली विकसित होने पर, बोली विकसित होने पर भाषा का रूप ले लेती है। भाषा का रूप ले लेती है। ठीक है। नेक्स्ट, ग वाला, प्रतिवर्ष 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप मान्यता दी गई थी, है ना, 14 सितंबर 1949 को। तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट, बोली का क्षेत्र सीमित है। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। निम्नलिखित वाक्यों में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है? ठीक है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, किस भाषा का प्रयोग किया गया है वह हमें बताना है। अब देखेंगे हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का। तो पहला, कंप्यूटर द्वारा मेल भेजना, ये लिखित भाषा का उदाहरण है। मोबाइल पर संगीत सुनना, मौखिक भाषा। नोटिस बोर्ड पढ़ना, लिखित भाषा, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ होता है उसे पढ़ना, लिखे हुए को पढ़ना लिखित भाषा कहलाता है। अपने मित्र को पुकारना, मौखिक भाषा। गार्ड द्वारा हरी झंडी दिखाना, सांकेतिक भाषा। अध्यापक द्वारा कक्षा में कविता सुनाना, मौखिक भाषा। ठीक है, अब क वाले का आंसर लिखेंगे आप। क का कंप्यूटर द्वारा मेल भेजना, लिखित भाषा। ठीक है। ख, मोबाइल पर संगीत सुनना, मौखिक भाषा। ग, नोटिस बोर्ड पढ़ना, लिखित भाषा। घ, अपने मित्र को पुकारना, मौखिक भाषा। नेक्स्ट, गार्ड द्वारा हरी झंडी दिखाना, सांकेतिक भाषा, क्योंकि यहाँ पे संकेत दे रहा है। नेक्स्ट, अध्यापक द्वारा कक्षा में कविता सुनाना, मौखिक भाषा। ये भी फिल कर लीजिए आप अपनी बुक में, और नोटबुक में भी आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। उचित मिलान कीजिए। अब मैं आपको मैच करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, मिलान कीजिए। हरियाणवी खड़ी बोली ब्रज भाषा, हरियाणवी खड़ी बोली ब्रज भाषा। सेकंड है भोजपुरी मैथिली मगही। ग, कुमाऊनी गढ़वाली
नेक्स्ट मेवाती, मारवाड़ी, जोधपुरी, नेक्स्ट है अपना अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हम मैच करेंगे। हम पहले लिख देंगे राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और नेक्स्ट है हमारा पहाड़ी हिंदी। ठीक है, अब हम इसका मैच करेंगे। सबसे पहले हरियाणवी खड़ी बोली ब्रजभाषा को मिलाएंगे पश्चिमी हिंदी। ठीक है, भोजपुरी मैथिली मगही को मिलाएंगे बिहारी हिंदी, कुमाऊनी गढ़वाली को मिलाएंगे पहाड़ी हिंदी, मेवाती मारवाड़ी जोधपुरी को राजस्थानी हिंदी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी मिलेगी अपनी पूर्वी हिंदी से। ठीक है, ये आपके मैच हो गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित लिपियों में लिखी जाने वाली दो भाषाएं लिखिए। जैसे देवनागरी लिपि में कौन कौन सी लिखी जाती है भाषा, तो हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। रोमन लिपि में अंग्रेजी और जर्मन, फारसी लिपि में उर्दू। ठीक है ना, इसी तरह 6 का आंसर लिखेंगे। देवनागरी लिपि में हिंदी संस्कृत, ठीक है। सेकंड रोमन लिपि, अंग्रेजी और जर्मन। नेक्स्ट है हमारा फारसी लिपि, उर्दू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्यों पर राइट तथा गलत वाक्यों पर रॉन्ग का निशान लगाइए। भाषा का लिखित रूप अस्थायी होता है, नहीं स्थायी होता है। तो 7 का वाले में हम करेंगे राइट। ये भाषा का लिखित रूप अस्थायी होता है तो रॉन्ग है, भाषा का लिखित रूप तो स्थायी होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड, ध्वनियों को लिखा जाता है, राइट। ध्वनियां लिख के वर्ण कहलाती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप राष्ट्रभाषा कहलाता है, रॉन्ग। अंग्रेजी भारत की राजभाषा है, रॉन्ग। नेक्स्ट, बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है, रॉन्ग। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, ये फिल कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। ठीक है ना। 8 संबंध, ये हम लिखेंगे संबंध। ठीक है। अशुद्ध, लड़ाई, गंगा, हुआ, अर्थात। ठीक है,
ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बुक में भी फिल कर लीजिए और नोटबुक में भी ये वर्क आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।